Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome for today's class. I'm Akansha ma'am and I hope that I'm clearly audible and visible to you. और आप लोगों की CSIR नेट जून 2024 की प्रिपरेशन आई होप कि बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने अब तक सारा रिवीजन कर लिया है, आप उस पर रिवीजन कर चुके हैं, मॉक टेस्ट दे चुके हैं, जितनी भी टेस्ट पेपर होते हैं दे चुके हैं। सो ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत मस्त चल रही है। ठीक है, आज के क्लास में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिकल साइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दैट वी विल गोना डिस्कस टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। इस स्टीरियो केमिस्ट्री में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो ये जो डिस्कशन है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूँ। आप इसी चैनल पर एक वीडियो है मेरा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट में, आप उसे देख सकते हैं। मीनवाइल यहाँ भी मैं डिस्कस करूँगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो ऐसे आता है कि जो कन्फर्मर्स हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं। कन्फर्मर स्टेबिलिटी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, दैट मीन्स जो से आपसे ये पूछेगा कि कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कन्फर्मर स्टेबल नहीं है। आपसे वो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर देकर भी पूछ सकता है कि गिवन स्ट्रक्चर के कौन कौन से जो बेस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है वो कौन सा है जो कि ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़कर ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं। ओके, आर एन एस, हाउ टू फाइंड आर एन एस, ये भी पूछते हैं एग्जाम में और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन स्कोरिंग है, मतलब यहाँ अगर आपने कर लिया है तो आपके नेट एग्जाम में जो 4 नंबर और 2 नंबर मतलब बी और सी में जो मार्क्स आने वाले हैं वो पक्के होते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ के जानी है। इसके अंदर बेसिकली आईपैक नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कन्फर्मर्स कौन कौन से होते हैं, आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, फर्दर उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ये सब पूछते हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। सेकेंड दैट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है जिसके अंदर हम जो पेरी बाउंड्री बोल सकते हो या पेरीफेरी बोल सकते हो, पेरीफेरी पर होने वाली जो रिएक्शंस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी का मतलब है जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है या किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है उसकी जो बाउंड्री होती है, बॉन्ड्स फॉर्मेशन, bond breaking in the presence of photochemical condition or heating, that means photochemical condition और thermal condition। तो photochemical condition and thermal condition में जो भी पेरिफेरी पे रिएक्शंस होती हैं वो हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं और इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, या मैं बोलूँ साइक्लोप्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन तो नॉर्मल एलिफेटिक है, अगर मैं साइक्लिक की बात कर रही हूँ तो साइक्लिक प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, दैट मीन्स इस टाइप की जो भी स्ट्रक्चर होती है उन सब की स्टडी, स्ट्रक्चर की जो हम रिएक्शंस की बात करते हैं, बाउंड्री वाली, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में आते हैं ना, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 3 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने, तो आपको ये भी, अब आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको पूरा पढ़ के जाना है बिकॉज ये भी बहुत ईजी है लेकिन स्कोरिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो नंबर है हम यहाँ से ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सा साइक्लो एडिशन होता है, आपने पढ़े हैं ना, 2+2 टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन, 4+2 टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन।
तो जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है वो भी पेरिसाइक्लिक में अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो भी पेरिसाइक्लिक में आती है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सारे जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होते हैं दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, तो वो सब भी हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि कवर करता है आपके बहुत सारे मार्क्स CSI या नेट एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो जून के एग्जाम देने जाने वाले हैं उसके अंदर इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। आप 1 या 2 रिएक्शन में अगर पढ़ के जाएंगे तो उसी में से हो सकता है क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए आपके, उसी में से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाएंगे, हम इसे करेंगे, ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दैट इज थर्ड, GOC एंड इंटरमीडिएट। अब GOC एंड इंटरमीडिएट में क्या है, देखो GOC क्या होता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब नेट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो बच्चों आपको पता है कि उसमें क्या होने चाहिए कि जर्नल जो ऑर्गेनिक के कंसेप्ट होते हैं दैट अराइजेस इन द 11th और 12th क्लास और दैट आल्सो इंक्लूड BSc। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमें आने चाहिए, दैट वी स्टडी अंडर GOC, लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, राइट। और क्या क्या पढ़ते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। वी डील विद द क्वेश्चन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, राइट, यहीं पे पढ़ते हैं ना हम, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस कि कौन सा मॉलिक्यूल जो दिया है दैट इज स्टेबल, स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ठीक है। और भी जितने बेसिक जो छोटे छोटे कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं वो वहाँ से क्वेश्चंस उठ के आते हैं GOC में से, ठीक है। तो GOC भी 1 या 2 क्वेश्चन GOC में से आते ही आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो GOC में पहले आते थे अपने CSIR में अभी भी आ रहे हैं कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है ना। तो अगर आप 2012 के पेपर उठाएंगे, 13, 14, 15 तक उठाएंगे तो पहले तो वो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछते थे कि इनमें से कौन सा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा लिटिल चेंज किया उन्होंने, वो पूछ रहे हैं लेकिन इंटरमिक्स कर दिए, 2 कंसेप्ट को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन पूछा तो जा रहा है। तो जब तक GOC नहीं आएगी ऑर्गेनिक नहीं आएगी, इसलिए GOC को तो सबसे पहले करना है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले GOC कीजिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देन इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट अलग से हम पढ़ते हैं CSIR नेट में बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जो 5 और 6 इंटरमीडिएट है जिसका हमें स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, देयर प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, कौन कौन से रिएक्शंस वो देते हैं। सो ऑल 5 or 6 type of intermediates we have to study in CSIR net and that's really important topic, you cannot leave it, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, okay। तो intermediates में जैसे if I take some example, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, इनामीन, यिलिड, फॉस्फोरस यिलिड, सल्फर यिलिड, तो ये सब जो होते हैं these all are intermediates because intermediates are formed during the reaction, they are stable, we can separate them and study them, okay। so किसी भी reaction में during a reaction जब हम reactant लेते हैं, product लेते हैं, तो बीच में intermediate बनता है because it's stable। तो दैट इंटरमीडिएट, उसके टाइप्स, उसके वो कौन कौन से रिएक्शंस शो करता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम में आपसे जो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे पूछते हैं कि बताओ विच इंटरमीडिएट अमंग द गिवन इंटरमीडिएट विच वन इज मोर स्टेबल, है ना। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इन द गिवन रिएक्शन विच इंटरमीडिएट फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ऐसे यहाँ रिएक्टेंट होगा, यहाँ ऐसे प्रोडक्ट बना है और यहाँ पे जो टॉप पे ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके नीचे यहाँ इंटरमीडिएट बनते हैं बिकॉज इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। सो these type of questions भी हमसे पूछते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। सो वी शुड नो कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट।
देन नेम रिएक्शन, ओके। फोर्थ नंबर नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या है? नेम रिएक्शन, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस होती हैं वो उनमें से आता ही आता है। अब आप कोई सी भी नेम रिएक्शन उठा के वो पूछ लेता है, जैसे कि जो मोस्ट फेमस नेम रिएक्शन है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज एल्डोन कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोल रिडक्शन, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, और भी बहुत सारे हैं, सैंडमैन रिएक्शन। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप एक बड़ा सा चार्ट बनाइए, उस चार्ट पे जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको लिखो, उनके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड मीडियम, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। इस पर से क्वेश्चन उठ के आता है कि जो नेम रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से उसके बारे में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेंगे फॉर द गिवन नेम रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है, कि उसमें ऐसे पूछ लेंगे कि ये रिएक्टेंट स्टेबल है या ये प्रोडक्ट स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। और इस स्टीरियो में जब हम बात कर रहे थे, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टीरियो में एक अलग से ब्रांच होती है, डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री। मतलब जब हम डील करेंगे कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो, जब भी हम किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ज़रूरी थोड़ी ना आपको एक ही प्रोडक्ट मिला। उसमें क्या होते हैं, हमें दो या तीन से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। अब उसमें 3 या 2 में प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन है? तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट मीन्स कि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बना है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। सो द मेजर प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड द अदर साइड प्रोडक्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिस्टम, बट वी शुड नो दैट which product is formed as a major product. To know this, there are so many rules we study in organic chemistry, ठीक है। So that's why आप स्टीरियो में डायनेमिक भी पढ़िए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेम रिएक्शंस की। तो नेम रिएक्शंस में तो 100% क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ सकता है, और वो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि विच रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, ऐसा तो पूछ सकता है। और इस नेम रिएक्शन पे भी वो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना के पूछेगा। सो नेम रिएक्शंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जानिए, यू कैन नॉट लीव इट, राइट। फोटोकेमिस्ट्री। अब फोटोकेमिस्ट्री क्या है? फोटोकेमिस्ट्री, देखो नेचर में भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूँ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वो किसकी प्रेजेंस में हो, फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में हो या हीट की प्रेजेंस में हो, तो वो क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो फोटोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नेट में आता ही आता है इससे क्वेश्चन, तो ये हमें बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और फोटोकेमिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, मैं जर्नल आपको बता देती हूँ, एक ब्रीफ बता देती हूँ कि इन द फोटोकेमिस्ट्री देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप फॉर रिएक्शन, जैसे कि फोटो डिसोसिएशन, ओके। फोटो डिसोसिएशन में क्या होगा, मतलब कोई भी जो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, जब हम उसे किसी भी टाइप की एनर्जी, यहाँ पे फोटोकेमिकल एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलके वो क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। तो वैसे वो ग्राउंड स्टेट में था, व्हेन इट ऑब्जर्व सम एनर्जी इट गेट एक्साइटेड एंड इट रीच एट सम हायर एनर्जी लेवल। तो ये हायर एनर्जी लेवल पे जब पहुँचता है तो इसके मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, तो ऐसे चेंजेस की वजह से ही हमें डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। अगर सेम मॉलिक्यूल को कोई भी एनर्जी ना दे और सिर्फ एक में रिएक्शन करवानी है तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे। लेकिन फोटोकेमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट डिफरेंट हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस हायर एनर्जी अब्जॉर्प्शन। सो दिस हायर एनर्जी अब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट दैट वी हैव टू स्टडी इन फोटोकेमिस्ट्री। तो यही फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। समझ में आया? क्यों पढ़नी है फोटोकेमिस्ट्री? क्योंकि इससे हमें मार्क्स मिलेंगे और हमारा नेट क्लियर होगा, यही हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपको अलग अलग टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज फोटो डिसोसिएशन रिएक्शंस। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है वो टूटेगा,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक मॉलिक्यूल दो में जब डिसोसिएट हो जाएगा यूजिंग द कंडीशन ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन और थर्मल, तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, एक क्या होती है, फोटो रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मल भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको फोटो ही मिलेगी, फोटोकेमिकल कंडीशन ही मोस्टली यहाँ पे मिलती है। तो फोटो रिडक्शन का मतलब है उसमें मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन एडिशन ऑफ एच हो रहा है। तो इस तरीके से जो फोटो केमिस्ट्री है इसमें भी आपको कवर करना है टॉपिक, छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोलेंगे मैम इसमें से क्या आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल जो हमारे पेपर आते हैं उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक में भी डाली है, इनऑर्गेनिक में भी डाली है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काम आती है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है, सिंथेसाइज किया है लैब में, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये सारी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आप लोग नेट क्लियर कर रहे हो, आप लोग जेआरएफ निकालोगे, फिर आप कहाँ जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में लैब में रिसर्च करने जाएंगे। आप लोग क्या बनाने वाले हो, आप लोग सिंथेसाइज करने वाले हो कंपाउंड्स को। अब आप जब ऑर्गेनिक सिंथेसाइज करोगे, सिंथेसिस करोगे, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपने जो भी रिएक्शन बनाई, रिएक्शन लगाई, रिएक्शन के थ्रू आपने एक नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लिया। अब आप इस मॉलिक्यूल का जानना चाहते हो कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे पता लगेगा आपको इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर इलुसिडेशन जो होता है दैट इज डन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या पूछेगा आपसे, वो आपसे इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है NMR, IR, ESR, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं, पर बेसिकली ये तीन जो होती है NMR, IR और ESR, तो ये इन तीनों में जो अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को, उन डेटा को हमें याद करना है, उन फ्रीक्वेंसी को हमें याद करना है। यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी याद कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में पूछते हैं फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल, जो हमें स्ट्रक्चर नहीं दी जाएगी, उसके लिए आपको डेटा दिया जाएगा कि कार्बन हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी इज दिस, कार्बन कार्बन फ्रीक्वेंसी इज दिस, आइडेंटिफाई इन द गिवन ऑप्शन विच मॉलिक्यूल इज दिस। समझे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आपको ये भी पढ़ना है, इसे छोड़ नहीं सकते। तो दीज 5 टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये आपके CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कवर करना है, पढ़ना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो, आपको क्लियर हुआ हो, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाई हूँ क्लियर करने में कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये हम मैम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आपको हमारा सेशन अच्छा लगा मेरी वाली क्लास, तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए। इसके बाद हम और भी ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे, एंड हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमारा ऑफलाइन बैच फॉर नेट भी आने वाला है जुलाई में, उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।